हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। इंटेलिजेंस का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो मैं आपको कल करवा चुका हूँ। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है और यह सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इस पार्ट को अच्छे से देखना। तो चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आज इस पार्ट में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो विभिन्न साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग थ्योरियाँ दी हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरियाँ। ठीक है, तो आज हम जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूनिफैक्टर थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम टू फैक्टर थ्योरी को देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रियार्की थ्योरी जो कि आपकी स्टर्नबर्ग ने दी थी। उसके बाद हम देखने वाले हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि आपकी गार्डनर ने दी थी। तो इसमें हम जो विभिन्न प्रकार की इंटेलिजेंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं और ये इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके सपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है यूनिफैक्टर थ्योरी। अब यूनि का मतलब होता है एक, आप समझिए इस चीज को। यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि एक कारकीय थ्योरी, यानी कि वह थ्योरी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, यानी जहां पर आपकी इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ एक कारक जिम्मेवार होता है वह कहलाता है आपका यूनिफैक्टर थ्योरी। और जो यूनिफैक्टर थ्योरी है ये दी थी आपकी एल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, किसने दी थी? एल्फ्रेड बिने ने। आप ये चीज याद रखना। इन्होंने इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी है वो दी है आपकी लॉजिकल एबिलिटी को, यानी कि इन्होंने इसमें लॉजिकल एबिलिटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। लॉजिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है? यानी कि आप लॉजिकली सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। अगर आप लॉजिकली सोच पाते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, अगर नहीं सोच पाते हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो जो आपके अल्फ्रेड बिने थे इन्होंने लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। तो आप याद रखना, यूनिफैक्टर जो थ्योरी है किसने दी थी? एल्फ्रेड बिने ने दी थी। और इन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया था? आपकी लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर। आगे चलते हैं। उसके बाद आती है आपकी टू फैक्टर थ्योरी। अब आप समझ गए होंगे, टू फैक्टर यानी कि जहां पे दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, दो कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, ये आपके चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था और कब दिया था? 1904 के अंदर। तो आप इस चीज को याद रखना, किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अब आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की इंटेलिजेंस के लिए दो कारक जिम्मेवार होते हैं। कौन कौन से बताए? एक बताया इन्होंने जी फैक्टर के बारे में जिसको बोलते हैं हम जनरल फैक्टर। ठीक है, और एक इन्होंने एस फैक्टर के बारे में बात की जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक, यानी कि विशेष फैक्टर। अब आगे देखते हैं। इनके अनुसार हर व्यक्ति में मानसिक कार्य करने के लिए एक सामान्य क्षमता होती है जिसको इन्होंने जी फैक्टर नाम दिया। जी यानी जनरल, यानी कि सामान्य, यानी कि वह फैक्टर जो हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए इन्होंने इस फैक्टर को जी फैक्टर नाम दिया था, जनरल फैक्टर नाम दिया था। आगे देखते हैं। इन्होंने जी फैक्टर को क्या बोला? मेंटल एनर्जी बोला। इस लाइन को आप 100% याद रखना। जो आपका मेंटल एनर्जी है वो किससे रिलेटेड है? आपके जी फैक्टर से रिलेटेड है। और किसने कहा था? आपके चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा था। तो ये चीजें आपको 100% याद रखनी है। आगे देखते हैं। इन्होंने बताया कि जी फैक्टर हर किसी में होता है। मैंने आपको बताया ना, जी फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया था कि यह फैक्टर हर किसी के अंदर होता है। आगे देखते हैं। और यह जन्मजात होता है। जन्मजात का मतलब क्या होता है? यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ लेकर पैदा होता है, और अगर जन्मजात है तो यह फिक्स भी होता है। तो ये सारी चीजें जो प्रॉपर्टी हैं ये आप याद रखना। जो जी फैक्टर होता है वो हर किसी के अंदर होता है, यह जन्मजात होता है और यह फिक्स भी होता है। ठीक है, जन्मजात को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनेट। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना। लेकिन देखिए, हर किसी में इसकी मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है। ये चीज भी याद रखना। भाई ये हर किसी के अंदर मिलता है लेकिन इसकी जो मात्रा होती है ना वो हर किसी में अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद आता है आपका एस फैक्टर। एस फैक्टर का मतलब होता है आपका स्पेसिफिक, यानी कि विशेष फैक्टर। अब इसके बारे में देखते हैं हम।
यह हर किसी में अलग अलग होता है। देखिए ऊपर वाले में तो क्या था, उसकी जो मात्रा है ना, यानी कि जनरल फैक्टर हर किसी में होता है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। लेकिन जो एस फैक्टर होता है वो कंप्लीटली ही अलग होता है, यानी कि हर किसी में अलग अलग एस फैक्टर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अलग अलग फील्ड में क्या हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। तो इसलिए जो एस फैक्टर है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होता है आपका परिवर्तनीय, यानी कि फिक्स नहीं होता है, चेंजेबल होता है, यानी कि बदलता रहता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका रूप हर व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे ना, उतने ही ज़्यादा उनके अंदर एस फैक्टर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा, कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा, तो इसलिए सभी के अंदर जो एस फैक्टर है वो भी अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। जैसे देखिए, कोई खेल में अच्छा है, कोई गाना गाने में अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है। तो इस तरह से क्या हो गया, यानी कि हर किसी में क्या है, अलग अलग एस फैक्टर है। तो आप इस डायग्राम से समझिए कि जो जी फैक्टर होता है ना, वो तो सभी के अंदर कॉमन होता है। जी मतलब आपका जनरल फैक्टर। ठीक है? लेकिन जो एस फैक्टर है वो हर किसी में अलग अलग होता है। जैसे देखिए, इस व्यक्ति के अंदर जो एस फैक्टर है उसकी वजह से वो डॉक्टर बन गया। इस व्यक्ति के अंदर जो एस फैक्टर था उसकी वजह से क्या बन गया, राइटर बन गया। ठीक है? इस व्यक्ति में जो एस फैक्टर था इसकी वजह से क्या बन गया, ये क्रिकेटर बन गया। और इस व्यक्ति के अंदर जो एस फैक्टर था इसकी वजह से क्या बन गया, पोएट बन गया। यानी कि एस फैक्टर हर किसी में अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन को चूज करते हैं, यानी कि उस फील्ड में अच्छे हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन जो जनरल फैक्टर है वो हर किसी में कॉमन होता है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद आती है आपकी ट्रियार्की थ्योरी, यानी कि त्रिकारकीय सिद्धांत। ठीक है? मैंने हिंदी में यहां पर नहीं लिखा, इसको बोलते हैं हम त्रिकारकीय सिद्धांत। यानी जिसके अंदर क्या हो, तीन कारक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये किसने दिया था, ये स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो इनके अनुसार व्यक्ति तीन तरह से इंटेलिजेंट हो सकता है। कितने तरीके से, तीन तरह से। तो इसको त्रिकारक बोला गया है। तो अब देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका कारक है वो है आपका एनालिटिकल। इसको आप एनालिटिकल भी बोल सकते हैं या फिर कंपोनेंशियल भी बोल सकते हैं। अब एनालिटिक्स से आप समझ गए होंगे, यानी कि किसी भी चीज़ का क्या करना, एनालिसिस करना। आप कंपोनेंट से भी समझ गए होंगे। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि पार्ट। ठीक है? तो अब देखते हैं, यानी कि जिसमें चीज़ों का एनालिसिस करने की क्या हो, एबिलिटी हो। यानी कि चीज़ों को पार्ट में तोड़कर क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल या कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है क्रिएटिव, यानी कि एक्सपेरेंशियल। आप इस चीज को याद रखना, यानी कि अपने अनुभवों की मदद से किसी भी स्पेशल फील्ड में कुछ अच्छा और न्यू क्रिएट करना क्या कहलाता है, आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहलाता है, या फिर आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। इस चीज को आप याद रखना। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति ने न्यू पोएम बना दी, या फिर कोई न्यू स्टोरी लिख दी, या फिर कोई नया फॉर्मूला बना दिया, या फिर कोई नई मशीन बना दी किसी इंसान ने, तो यह सब क्या है, ये क्रिएटिविटी तो है ना। कुछ क्रिएट ही तो किया है ना, कुछ नया ही तो ही बनाया है ना, कुछ नया ही तो बनाया है। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस या फिर एक्सपेरेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर पर आपका आता है प्रैक्टिकल, यानी कि कॉन्टेक्चुअल, यानी कि कंटेक्स्ट में, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यानी कि कुछ लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, वे सिचुएशन के कंटेक्स्ट में सोचते हैं, यानी कि एट ए टाइम जो आपकी सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो देखिए, ये लोग एनवायरनमेंट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है? आगे देखिए, प्रेजेंट में बिगड़ी हुई किसी भी सिचुएशन को ये क्या कर लेते हैं, ये हैंडल कर लेते हैं। मैंने बोला ना, अब कोई भी सिचुएशन है आपकी एट ए टाइम, ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए आप, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो बाकी लोग तो क्या करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे या फिर डर जाएंगे। बट जो ये लोग हैं ना, ये सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। यानी अचानक से इनके माइंड में कोई आइडिया आएगा या कोई आइडिया ये निकाल लेते हैं और उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। ठीक है? तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल या कंटेक्चुअल, यानी कि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और आप कंटेक्स्ट में, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपकी कंडीशन है, आप उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है?
आगे चलते हैं। उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है, इसमें हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से और डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी, आपको याद होगा। और कब दी थी? 1983 के अंदर दी थी। ठीक है, उनकी यह थ्योरी प्रैक्टिकल न होकर अजम्पशन पर बेस्ड थी, यानी कि यह थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं थी, उन्होंने अजम्पशन किए थे, अपने माइंड में कुछ चीज़ों को मान लिया था। इसलिए इस थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? अजम्पशन थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इस लाइन को आप याद रखना, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी, इसलिए इस थ्योरी को हम अजम्पशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। शुरू में इन्होंने बताया कि व्यक्ति है ना 7 तरह से क्या होता है? इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन बाद में इन्होंने 8th नंबर की और 9th नंबर की जो इंटेलिजेंस है ना उनको भी ऐड कर दिया। यानी कि इनके अनुसार हमारे दिमाग के 9 अलग अलग हिस्से हैं, 9 अलग अलग पार्ट्स हैं, 9 अलग अलग टुकड़े हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग 9 तरह से इंटेलिजेंट हो सकता है। यानी कि इन्होंने जो आपका ब्रेन है ना उसके 9 पार्ट बताए, और 9 पार्ट में 9 इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। इंसान के दिमाग में 9 पार्ट होते हैं, और वो 9 पार्ट में क्या होती हैं? एक एक इंटेलिजेंस होती है, जिसकी वजह से वो उस फील्ड में क्या हो जाते हैं? इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं किन पार्ट्स के बारे में इन्होंने बात की। सबसे पहले इन्होंने बात की आपकी वर्बल लिंग्विस्टिक की। अब लिंग्विस्टिक का मतलब आप समझ गए होंगे, जो चीज़ किससे रिलेटेड हो? बोलने से रिलेटेड हो। आपकी वर्बल लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया यानी कि भाषा से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, लैंग्वेज, लिंगुअल, लैंग्वेज यानी कि भाषा से रिलेटेड। तो देखिए, वर्बल लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया आपकी भाषाई बुद्धि, यानी कि इसमें वो लोग आते हैं जो क्या होते हैं? भाषा के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। देखिए, यानी कि आपके दिमाग का जो एक हिस्सा है ना वो किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, जिससे आप भाषा के फील्ड में क्या कर जाते हैं? बहुत ही अच्छा कर जाते हैं। देखिए, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना उनमें वाक्यों व शब्दों को समझने की जो एबिलिटी होती है ना वो अच्छी होती है। इनका जो वोकेबुलरी होता है वो भी क्या होता है? अच्छा होता है। शब्दों के बीच में ये संबंध को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, इनके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। आगे देखते हैं। इस टाइप के जो व्यक्ति है ना उनमें भाषाई बुद्धि होगी, हम बात कर चुके हैं। और ये क्या बनते हैं? जैसे राइटर हो गया, पोएट हो गया, या न्यूज़पेपर एडिटर हो गया। इस टाइप के जो फील्ड होते हैं ना इनमें ये लोग अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि इन फील्ड के अंदर भाषा का यूज होता है। आप कितने अच्छी तरीके से लिख पाते हैं, आप कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर क्या होती है? भाषाई बुद्धि होती है। इस चीज को आप याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पर इन्होंने बात की थी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में। देखिए, बात करते हैं, यानी कि वह व्यक्ति जिनके दिमाग का जो मैथ या लॉजिक वाला जो एरिया है ना वो क्या हुआ है? अच्छे से डेवलप हुआ है, यानी कि इनके दिमाग के अंदर एक मैथ से रिलेटेड इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसको बोला गया है। ठीक है, यानी कि उनके दिमाग का जो एक हिस्सा है जो मैथ्स को, जो लॉजिक को बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो ये लोग आगे चलकर उस फील्ड में क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, जहाँ पर क्या है? मैथ की ज़रूरत होती है। जैसे कोई अच्छा मैथमेटिशियन बन गया, या फिर कोई अच्छा क्या बन गया? अकाउंटेंट बन गया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? आपकी कैलकुलेशन चेक होती है। कोई अच्छा इंजीनियर बन गया, क्योंकि यहाँ पर भी कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो बच्चा किसमें? मैथ के अंदर या लॉजिक वाले जो एरिया है उसमें अच्छा होगा, तो उसमें मिलेगी आपको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर आपका आता है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल का मतलब होता है आपकी स्थानिक, यानी कि जो चीजें आपके किससे? आपकी डायरेक्शन से, आपके स्पेस से, स्पेस यानी जगह से जुड़ी हो, जो चीजें 3D के अंदर हो उसको बोलते हैं हम स्पेशियल। ठीक है, यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस। देखते हैं, यह जुड़ी होती है आपकी कल्पना शक्ति से, यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर से। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इमेजिनेशन पावर से, यानी कि चीज़ों को आप क्या कर पाते हैं? इमेजिन कर पाते हैं, आप चीज़ों की कल्पना कर पाते हैं। देखिए, यानी ये व्यक्ति 3D इमेज बनाने में क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें डायरेक्शन का और स्पेस का, ये स्पेस ऊपर वाला स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस का मतलब है आपकी जगह,
तो ठीक है, तो इन्हें डायरेक्शन और स्पेस यानी जगह का क्या होता है, अच्छा ज्ञान होता है। जैसे देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोग है ना, खाली जगह जो प्लॉट होता है ना, आपको उसको देखकर क्या बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पर 2 रूम बनाएंगे, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम होगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपने माइंड के अंदर क्या बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। तो इस टाइप के जो भी लोग आते हैं ना, वो आएंगे आपकी स्पेशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इन लोगों को डायरेक्शन का, स्पेस का क्या होता है, अच्छा ज्ञान होता है। तो देखिए, जैसे खाली जगह को देखकर अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, पूरा घर बना लेंगे। इनको रास्ते क्या होते हैं, अच्छे से याद हो जाते हैं और ये चीज़ों को क्या नहीं करते, भूलते नहीं है। जैसे आपका आर्किटेक्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है भाई, नॉर्मल सी बात है, वो घर बनाने का काम करता है ना, वो 3D इमेजेस बनाता है ना, वो डायग्राम बनाता है ना। या फिर आपका गाइड हो गया, गाइड क्या करता है, नई नई जगह लोगों को घुमाता है, नए नए रास्तों से लेके जाता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या मिलेगी आपको, इनके अंदर आपको स्पेशियल इंटेलिजेंस मिलेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आपकी आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आप समझ गए होंगे म्यूजिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो चीज आपके संगीत से, ठीक है, आपके गाने बजाने से रिलेटेड होती है, वो होती है आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, देखते हैं। इसमें व्यक्ति पिच, पिच यानी का मतलब होता है तारतव, यानी कि आप कितना अधिक बोलते हैं, तेज, यानी कि आप कितना तेज बोल सकते हैं और कितना आप धीरे बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पिच, यानी कि आपका तारतव। और इसमें क्या, आपके लय की समझ का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि आप कितने सुर में चीजों को गा पाते हैं। आगे देखते हैं। इसमें व्यक्ति आते हैं जिनको संगीत का क्या होता है, अच्छा ज्ञान होता है, यानी उनके दिमाग का संगीत वाला जो हिस्सा है ना, वो बहुत ही ज्यादा या बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। यानी कि इनके दिमाग का एक हिस्सा संगीत से जुड़ा होता है, यानी कि म्यूजिकल एरिया क्या होता है, अच्छे से डेवलप होता है। वही चीज मैंने दोबारा लिख दी है। आगे देखते हैं। जैसे धुन बनाने वाले हो गए या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस फील्ड में क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। तो जिनके अंदर जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, वो धुन बनाएंगे अच्छी अच्छी, या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दे दीजिए आप उनको, वो बहुत ही अच्छे से बजा लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 5th नंबर पर आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि जो आपकी बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड हो, आपके बॉडी के कंट्रोल से रिलेटेड हो। चलिए बात करते हैं। इनके दिमाग का वह हिस्सा अच्छे से डेवलप होता है जो बॉडी पर कंट्रोल करता है, यानी कि बॉडी की मूवमेंट जो होती है ना, मूवमेंट जो होती है उस पर अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। आगे देखते हैं। इसमें व्यक्ति चीजों को स्किलफुली, स्किलफुली का मतलब क्या है, स्किलफुली का मतलब है यानी कि वो उस चीज के अंदर क्या हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, कंप्लीटली क्या हो गए हैं, स्किल्ड हो गए हैं। अब वो गलतियां नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे से चीजों को करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्किल्ड होना, यानी कि वो अच्छे तरीके से चीजों को कर पाते हैं। देखिए, जैसे डांसर हो गया, मैं नॉर्मल सी बात है, हर कोई डांस थोड़ी ना सीख सकता है। जिसके अंदर जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, वही इंसान किस में मिलेगा, डांस के अंदर अच्छा मिलेगा, जिसका अपने बॉडी पर क्या होता है, अच्छा कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे प्लेयर हो गए, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका भी अपनी बॉडी के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है। आपका कोरियोग्राफर हो गया या फिर आपका डॉक्टर हो गया। अब आप पूछेंगे सर, जो डॉक्टर होता है ना, उसका कैसे कंट्रोल होता है बॉडी पर, तो आप सोचिए, जो एक डॉक्टर है ना, वो क्या करता है, सर्जरी करता है, ऑपरेशंस करता है ना। तो अगर उसका अच्छा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, तभी तो वो अपनी जो फिंगर्स है ना, उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। पर नॉर्मल सी बात है, अगर वो डर गया या उसकी बॉडी पर अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो वो ऑपरेशंस थोड़ी ना अच्छे से कर पाएगा। ऑपरेशंस में आपको पता है ना, शरीर को काटना भी पड़ता है। तो अगर वो डरेगा या उसके हाथ कांपने लग गए, तो वो कैसे ऑपरेशंस को करेगा। तो उसका अपनी बॉडी के ऊपर क्या है, एक अच्छा कंट्रोल है, इसलिए वो चीज़ों को अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो इस सभी पर क्या होता है, अपनी बॉडी पर एक अच्छा कंट्रोल होता है इन सभी का, ठीक है ना। तो जो भी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले जो इंसान होंगे, वो अच्छे डांसर मिलेंगे आपको, अच्छे प्लेयर मिलेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और इस वर्ड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है ना, अगर आपको याद होगा, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि, यानी कि वह व्यक्ति जो खुद को अच्छे से समझता है, वह कहलाता है इंट्रापर्सनल। चलिए बात करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इस व्यक्ति में खुद को अच्छे से समझ पाता है, व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा अच्छे से क्या करता है, जान पाता है। यानी खुद को समझने का मतलब क्या हो गया,
खुद की वीकनेस के बारे में, खुद की स्ट्रेंथ यानी कि जो ताकत है खुद की, उसके बारे में इंसान जान पाता है। आगे देखिए, व्यक्ति अपने भावों यानी कि इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को यानी कि विशेष को आदि के बारे में जानता है, यानी कि वह समझ जाता है कि वह किस फील्ड में क्या कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा। यानी कि इंसान अपने खुद के बारे में अच्छे से जान जाता है, खुद का बारे में उसको क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मैं किस फील्ड में अच्छा कर पाऊंगा, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, क्या मेरी ताकत है। ये उसी तरीके से उस फील्ड में क्या करता है, इन चीज़ों का यूज़ करता है। इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आप इन चीज़ों को 100% याद रखना, ये आपके ऑप्शंस के अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल को हिंदी में बोलते हैं हम अंतर्वैयक्तिक। एक था आपका इंट्रापर्सनल और ये है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे को समझ पाएं, यानी कि इंट्रापर्सनल खुद को समझ पाना और इंटरपर्सनल जब आप किसी दूसरे को समझते हैं। जैसे देखते हैं, इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों को अच्छे से समझ पाना। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की बॉडी लैंग्वेज या उनके एक्सप्रेशन से, उनके फेस से, इन सब चीज़ों से समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे आपके साइकेट्रिस्ट हो गए, आपके काउंसलर हो गए, आपके साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो ये सब क्या है, ये बच्चे के माइंड को या किसी भी इंसान के व्यक्ति के माइंड को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते होंगे ना, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते होंगे बच्चों को लेकर, अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, बच्चे के हाव भाव से, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से आइडिया लगा देते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये व्यक्ति दूसरों के मन की भावनाओं को या उनकी इच्छाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आपके साइकेट्रिस्ट हो गए, आपके काउंसलर हो गए, या फिर आपका जो साइकोलॉजिस्ट है ना, ये सब हो गए। जिन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, वो लोग इन सब फील्ड्स के अंदर क्या कर पाते हैं, बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर आपको याद हो, मैंने इमोशनल जब इंटेलिजेंस पढ़ाया था तो वहां पर मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। अब जो आपका इंटरपर्सनल है यानी कि दूसरों को समझना, और आपका जो इंट्रापर्सनल है यानी कि खुद को समझना, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती हैं। तो इस चीज़ को आप 100% याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 8 पर आपका आता है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। अब नेचुरलिस्ट का मतलब क्या हो गया, आपके नेचर से रिलेटेड यानी कि आपकी प्रकृति से रिलेटेड। तो इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। और ये किसने दी थी भाई, नॉर्मल सी बात है, गार्डनर ने दी थी ना। और कब दिया था, 1988 में जोड़ा था। मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग में 7 ही इंटेलिजेंस बताई थी इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने 8th नंबर की जोड़ी, और 2000 के अंदर इन्होंने जोड़ी थी 9th नंबर वाली। ठीक है, तो जो नेचुरलिस्ट है इन्होंने जोड़ा था 1988 के अंदर। तो आगे बात करते हैं। नेचुरलिस्ट का मतलब होता है नेचर। अब नेचर का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि आपकी प्रकृति। यानी कि ये जो लोग होते हैं ना, ये नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। ये क्या कर पाते हैं, ये नेचर को फील कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने गांव के अंदर जो किसान होता है, आपने कई बार देखा होगा ना भाई, जो अभी टेक्नोलॉजी है या मौसम विज्ञान है या जो ऐप वगैरह है, ये तो अब आई है ना, पहले के समय में तो नहीं थी ना। तो पहले के समय में किसान क्या करते थे, वो मौसम को देखकर आइडिया लगा लेते थे, अब भाई आज बारिश होने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बीजों को और बाकी सब चीज़ें करनी होती थी उनको करते थे। यानी कि उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस थी कि वो खुद से आइडिया लगा लेते थे आज का मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, तो जो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है, वो लोग किन किन फील्ड में अच्छा करते हैं, वो आपको अच्छे जीव विज्ञानी मिलेंगे, यानी कि बायोलॉजिस्ट मिलेंगे, वो अच्छे किसान मिलेंगे आपको, या फिर आपको वनस्पति वैज्ञानिक मिलेंगे, यानी कि बोटनिस्ट मिलेंगे आपको अच्छे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे एक अच्छा जो किसान होता है ना, वो बारिश आने की जो संभावना है उसके बारे में पहले ही बता देता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपकी आती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से समझते हैं। एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि उस चीज का अस्तित्व है या फिर नहीं है। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, और इसको गार्डनर ने कब जोड़ा था, 2000 के अंदर जोड़ा था। आगे बात करते हैं। इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो संसार के रहस्य, जैसे कि जन्म हो गया या मृत्यु हो गई, ये लोग इस टाइप की बातें करेंगे कि जन्म क्या होता है,
मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, ठीक है, या जन्म से पहले इंसान कैसे रह पाता है, यानी कि जो रहस्यमयी बातें हैं ना, उन चीजों में ये लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लोग मनुष्य के जो अस्तित्व है ना, उससे संबंधित सवालों पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिए, जैसे जीवन क्या है, ये इस टाइप की बातें करेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस टाइप की सोचेंगे ये। या हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ये लोग। और इसमें क्या होती हैं, इसमें जो आपके आते हैं ना, मैक्सिमम फिलोसफर आते हैं, यानी कि जो आपके दार्शनिक होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज पाई जाती है। तो जो आपकी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, वो किस में मिलती है, फिलोसफर के अंदर मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हॉवर्ड गार्डनर है ना, इन्होंने अपनी 9 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। इस चीज को आप याद रखना। जो की पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको ही आप याद रखना, क्योंकि सीटेट के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं और वहां से आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने जो जितने भी ये 9 इंटेलिजेंस बताई है ना, आप ये माइंड में सेट रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका सेट होगा ना, किस तरीके से सेट होगा भाई, वहां पर 3 आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है उसकी इंटेलिजेंस दे दी जाएंगी, और आप एक आपको दे दी जाएगी, मान लो एक कार्य के सिद्धांत की दे दी, या 2 फैक्टर थ्योरी में से उठाकर दे दी। तो आपको ये चीजें माइंड में सेट होनी चाहिए, किस थ्योरी में किस इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है जो आपकी ये गार्डनर की थ्योरी थी ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसके सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट हुए और इसका क्रिटिसाइज भी किया गया इसको। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका एक्सीडेंटल केस, यानी कि इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था, अगर जो ब्रेन का एक हिस्सा है ना, वो दूसरे हिस्से से संबंधित नहीं होता है, यानी कि इन्होंने नो इंटेलिजेंस बताई। और इन्होंने बोला, अगर जो ये इंटेलिजेंस है ना, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे किसी व्यक्ति का मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो उसके दिमाग पर क्या लगी, चोट लगी, तो उसका जो सिर्फ उसी हिस्से ने काम करना बंद किया जिस हिस्से में उसकी चोट आई थी, बाकी जो उसके हिस्से हैं ना, वो उसके अच्छे से काम करेंगे। जैसे देखिए, किसी की याददाश्त चली गई, तो नॉर्मल सी बात है, वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ याद नहीं रख पाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पागल हो गया, या वो अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा, या फिर अच्छे से किसी को बोल नहीं पाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही साबित हुई, या ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, तो ये हुआ एक्सीडेंटल केस, यानी कि ये आर्गुमेंट जो था ये इनके सपोर्ट में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आर्गुमेंट और हुआ, एक आर्गुमेंट और हुआ, और उसको बोलते हैं स्टूपिड स्मार्ट सिंड्रोम। स्टूपिड का मतलब आप समझ गए होंगे ना, कि पागल व्यक्ति, और स्मार्ट का मतलब क्या है, यानी कि वो पागल भी है और साथ में क्या है, स्मार्ट भी है। तो इसको बोलते हैं स्टूपिड स्मार्ट सिंड्रोम। तो यह जो आर्गुमेंट था ना, ये भी इनके पक्ष में आया। तो हम देखते हैं इस आर्गुमेंट में किस बारे में बात की गई थी। देखिए, जैसे देखा गया कि कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, यानी कि वो दिमाग से बहुत ही कमजोर होते हैं, पागल टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि दिमाग से क्या है, वो स्टूपिड है या फिर वीक है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो किसी ना किसी एक फील्ड के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर बच्चा दिमाग से क्या है, मेंटली रिटार्डेड है, यानी कि स्टूपिड है, लेकिन वो एक फील्ड में, जैसे कि उसको ड्राइंग है ना, बनाने का शौक है, या वो ड्राइंग बहुत ही अच्छे लेवल की बना लेता है, तो क्या हो गया, स्टूपिड स्मार्ट सिंड्रोम हो गया ना, यानी कि वो स्टूपिड भी है लेकिन साथ में स्मार्ट भी है। और हम देखिए, हम अपनी रियल लाइफ में ये चीज़ बोलते भी हैं, हम कहते हैं ना, जैसे जब भगवान कुछ लेता है ना, तो कुछ अच्छा देता भी है। तो यहाँ पर अगर वो किसी को क्या बना रहा है, स्टूपिड बना रहा है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्किल्ड पावर डालेगा जिसके अंदर वो बच्चा बहुत ही क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो यह आर्गूमेंट था ना, ये भी कहीं ना कहीं क्या आया, इनके पक्ष के अंदर आया। आगे देखते हैं। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है, इसका एजुकेशन में क्या यूज़ है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए, हर बच्चा क्या होता है, अपने आप में अलग होता है, हमें पता है। तो इस थ्योरी से पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा है ना, वो किस फील्ड में अच्छा है, उस बच्चे का स्तर क्या है, ताकि उसको उसी के अनुसार पढ़ाया जा सके। तो इस थ्योरी का यूज हो गया ना। आगे देखिए, बच्चे को आगे चलकर किस व्यवसाय यानी कि किस प्रोफेशन को चूज करना चाहिए, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। यानी कि इस थ्योरी से यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किस प्रोफेशन के अंदर अच्छा है, वो आगे चलकर उसको क्या चूज करना चाहिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो इसका भी यूज हो गया। आगे देखते हैं, बच्चे किस किस तरह से सीखते हैं और उनको सिखाने के लिए किस स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए, यह भी पता कर सकते हैं हम इस थ्योरी से। ठीक है, तो आप तीनों चीजों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद बात की गई क्रिटिसिज्म की,
यानी कि नॉर्मल सी बात है, इस थ्योरी की कुछ अच्छी बातें तो थी, लेकिन साथ में इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। अब वो क्यों किया गया उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, यह थ्योरी क्या नहीं थी, प्रैक्टिकल नहीं थी, ये अजम्पशन पर बेस्ड थ्योरी थी। हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि इन्होंने अजम्पशंस किए थे, इन्होंने चीज़ों को मानना था, यह प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं थी। तो इसलिए क्या हुई, इसकी आलोचना हुई। इस थ्योरी के लिए कोई रिसर्च या लैब एक्सपेरिमेंट नहीं थे, यानी कि नॉर्मल सी बात है, वही बात फिर से आ गई, अजम्पशन था, कोई रिसर्च नहीं की गई, तो इसलिए भी इसकी आलोचना की गई। उसके बाद देखिए, इन्होंने बोला कि ब्रेन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से संबंधित नहीं है। हमने अभी स्पोर्ट में आर्ग्यूमेंट पढ़े ना, यानी कि ब्रेन के एक हिस्से में लगी चोट दूसरे हिस्से को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात है ना साबित नहीं हो पाई। ठीक है, यह बात सही नहीं निकली, तो इसलिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने एग्जाम्पल दिए और जिस बेस पर कंक्लूजन निकला कि यह बात कंप्लीटली सही नहीं है, तो इसलिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। आगे देखते हैं, गार्डनर ने जो जनरल फैक्टर है ना उसको इग्नोर कर दिया। देखिए, हमने जो 2 फैक्टर थ्योरी थी ना उसके अंदर बात की थी, जो स्पीयरमैन ने दी थी। अब जो जनरल फैक्टर होता है ना वो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर गार्डनर ने क्या किया, उन्होंने 9 तरह की जो स्पेशल इंटेलिजेंस है ना उनके बारे में ही जिक्र किया। इन्होंने जनरल फैक्टर का कहीं नाम तक नहीं लिया, तो इसलिए भी क्या किया गया, इनकी थ्योरी की आलोचना की गई। आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, इन्होंने इंटेलिजेंस का जो क्लासिफिकेशन है ना वो अपनी मर्जी से किया, यानी कभी तो उन्होंने 7 बता दी इंटेलिजेंस, उसके बाद कभी 8 बता दी, बाद में फिर 9th नंबर की भी जोड़ दी, तो हो सकता है ये आगे और भी जोड़ दें। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन है ना वो अपनी मर्जी से करने लग गए, तो इसलिए भी इस थ्योरी की क्या हुई, आलोचना हुई। आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, ये थ्योरी है और उनके नाम हैं, और यही आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी है, हम करवा चुके हैं। किसने दी थी, ये दी थी आपकी एल्फ्रेड बिने ने। उसके बाद हमने 2 फैक्टर थ्योरी, तो यानी कि द्विकार के सिद्धांत, ये किसने दिया था, आपके स्पीयरमैन ने दिया था। कंप्लीट नाम क्या था, चार्ल्स स्पीयरमैन। आगे देखते हैं। उसके बाद आपकी ट्रिआर की थ्योरी थी, यानी कि त्रिकारकीय सिद्धांत, ये किसने दी थी, आपकी स्टर्नबर्ग ने दी थी। उसके बाद आती है आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि समूह कारक सिद्धांत, ये दिया था आपका थर्स्टन ने। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी। देखिए, एक आता है आपका मल्टी फैक्टर, एक होता है आपका मल्टी इंटेलिजेंस, दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग हैं। मल्टी फैक्टर का मतलब हो गया आपका बहुकारकीय सिद्धांत, और यह दिया था आपके गिलफोर्ड ने। इस चीज को आप याद रखना। एक होती है आपकी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत, और ये दिया था आपके गार्डनर ने, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, और यही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरिया थी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो सब हमने करवा दी है। इससे बाहर आपको सीटेट के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखना। आप सिर्फ बार बार वीडियोज़ को रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो नोट्स हैं उनको बार बार पढ़िए आप। ठीक है, अगर आप इनसे नोट्स बनाना चाहते हैं तो देखकर आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम जल्दी ही हमारा जो ईवीएस है और जो आपकी साइंस है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन में हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, और उनसे बाहर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।